जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। हम लोग इतिहास में आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले जो हमारा वीडियो था, जो कि हमारा आधुनिक भारत का पार्ट 2 था, उसमें हम लोगों ने देखा किस प्रकार से बहादुर शाह अपने आप को बादशाह घोषित करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि बहादुर शाह को सत्ता के लिए किस प्रकार से अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने देखा मुनीम खां, असद खां और जुल्फ़िकार खां को, और उसके बाद खफ़ी खां ने बहादुर शाह को क्या कहा, तो साहिब खबर। आखिर क्यों कहा उनको साहिब खबर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि जो बहादुर शाह का दरबार था वो दो दल में बढ़ जाता है, एक ईरानी दल और दूसरा तुरानी दल। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि उनका जो है राजपूतों के साथ में कैसा संबंध रहा, क्या मेल मिलाप का संबंध रहा था या परिवर्तनशील नीति रही थी उनकी राजपूतों के प्रति। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिखों के प्रति उनका क्या नीति रही थी, और साथ ही साथ देखेंगे मराठों के प्रति उनकी क्या नीति थी। क्या इन लोगों के भी प्रति उनकी नीति परिवर्तनशील थी, या जो मेल मिलाप की नीति थी क्या वही नीति इनका कायम रहता है। तो आइए इन सब चीज़ों को जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चूँकि गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को उत्तराधिकार के युद्ध में साथ दिया था, इसलिए जो बहादुर शाह की नीति थी सिखों के प्रति वो थोड़ी नरम थी, यानी कि उन्होंने अपना रवैया बिल्कुल नर्म रखा था। गुरु गोविंद सिंह को वो सम्मान देते थे। इनके भी पीछे का रीज़न यही था कि वो उनको उत्तराधिकार के युद्ध में साथ दिए थे। लेकिन 1708 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो गुरु गोविंद सिंह के जगह पर बंदा बहादुर आते हैं, और बंदा बहादुर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, यानी कि बहादुर शाह के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। वो बड़ी संख्या में पंजाब से सिख सैनिकों को मंगवाते हैं और खूब लूटपाट मचाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बंदा बहादुर में गुरु गोविंद सिंह की आत्मा का निवास था। उन्होंने खुद को सच्चा बादशाह के रूप में घोषित किया स्वयं को, और उन्होंने स्वतंत्र सिख राज्य स्थापित करने का प्रयत्न भी किया, टकसाल भी चलाई। और बंदा बहादुर सिंह ने तो लूटपाट तो खूब मचाई ही थी, इसलिए बहादुर शाह का सर का दर्द बन गए थे ये बंदा बहादुर। तो उन्होंने बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। तो उन्होंने पता करना स्टार्ट किया कि आखिर ये बंदा बहादुर डेरा कहाँ जमाए हुए है। तो पता करते करते उनको इस बात की भनक लग जाती है कि वो सधौरा में बैठे हुए हैं। तो वो अपने सैनिक सधौरा भेज देते हैं, और सधौरा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन वहाँ से बंदा बहादुर भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। तो वहाँ से यानी कि सधौरा से भागने के बाद वो कहाँ जाते हैं, तो वो लौहगढ़ के किले में जाते हैं। अब ये जो लौहगढ़ का किला था ये किन्होंने बनवाया था, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था, और ये हिमालय की तराई में था। अब जब सधौरा से गुरु गोविंद सिंह भागते हैं और लौहगढ़ के किला में पहुंचते हैं, तो मुगलों का सेना जो था वो भी उनके पीछे पीछे लौहगढ़ के किले तक पहुंच जाते हैं। और लौहगढ़ के किले के बाहर मुगलों की सेना और सिखों की सेना में काफ़ी घमासान युद्ध होता है, लेकिन मुगल सेना फिर से वहाँ पर जीत जाती है और लौहगढ़ के किले पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। उनका नियंत्रण स्थापित करने से पहले ही वहाँ से बंदा बहादुर फिर से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। अब ये तो बात थी 1710 ईस्वी में, यानी कि ये बात कब की थी, तो 1710 ईस्वी की। लेकिन 1712 ईस्वी में कुछ ऐसा होता है कि फिर से सिख लोग सधौरा पर और लौहगढ़ पर अपना फिर से पताका फहरा देते हैं, क्योंकि फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की ही मृत्यु हो जाती है। तो ये थी
मराठों के प्रति बहादुर शाह की नीति, मराठों के प्रति नहीं, सिखों के प्रति। अब हम लोग जो देखेंगे मराठों के प्रति इनकी क्या नीति थी। प्रारंभ में जो साहू सरदार थे, साहू मतलब मराठों के जो सरदार थे, उन्होंने बहादुर शाह का आधिपत्य तो स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही बात सरदेश मुखी और चौथ के वसूलने की बात हुई, जिसको कि बहादुर शाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया, तो साहू ने उनके आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया। और इतना ही नहीं, उनके जो प्रांत थे अगल बगल के, वहाँ पर वो आक्रमण करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से बहादुर शाह की जो नीति थी मराठों के भी प्रति सही नहीं थी, परिवर्तनशील थी। तो इस कारण से मराठा भी उनके लिए सिर का दर्द बन जाते हैं। और यहाँ पर एक गलती फिर से करते हैं वो, मीर बख्शी के पद पर वो जुल्फ़िकार को बैठाए हुए थे। किसको? तो जुल्फ़िकार खां को। और जुल्फ़िकार खां को इसी समय में एक और ख़ास पद दे दिया जाता है, या तो बोलिए महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है। वो दक्कन की सूबेदारी की थी। अब एक ही आदमी को दो दो महत्वपूर्ण कार्य दे देना उनके उचित फैसलों में से नहीं था, या उनका बोलें तो उनका गलत फैसला था। एक तो ये बात हुई। और तीसरी बात की अगर बात करें तो बहादुर शाह के समय में जो वजीर का पद था वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए हर कोई वजीर ही बनना चाहता था और हर कोई षड्यंत्र करने लगा कि हर वजीर बनने के लिए। और कहा जाता है कि 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आए थे जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में, और उनका दरबार में भव्य स्वागत किया गया था। इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियानी का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उनको बहादुर शाह ने बीबी फिदवा की उपाधि प्रदान की। किनको? तो जूलियानी को। जूलियानी कहाँ के थे, कहाँ की थी? तो वो पुर्तगाल की थी। अब देखिए, बहादुर शाह की मृत्यु फरवरी 1712 ईस्वी में हो जाती है, और उनके जो 4 बेटे थे उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो बहादुर शाह के 4 बेटों का नाम क्या था? पहला जहांदर शाह, जहान शाह, रफ़ी उस्सान और अजीम उस्सान, ये उनके 4 बेटे थे। अब ये चारों युद्ध करने में लगे हुए थे, और इधर 1 माह तक बहादुर शाह का शव को दफनाया नहीं जा सका। तो अब आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे उनके जो 4 बेटों में, किनके? तो बहादुर शाह के 4 बेटों में जो उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ता है, इनमें कौन विजयी रहता है, कौन अगला बादशाह बनता है, इसको देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।